हेलो बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बच्चे आज RBTS 11 का पेपर हुआ है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बेटा फिजिक्स पोर्शन बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले 25 क्वेश्चन बेटा मैं कराऊंगा और इसके बाद के क्वेश्चन आपको RD सर कराएंगे, ठीक है। तो जैसा कि बेटा सिंह सर का विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, इसी के तहत बच्चा हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं बेटा हम लोग पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, कह रहे कि अभी बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। कितना है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एज शोन इन फिगर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली। आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ शुड बी प्लेस सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इटसेल्फ। कह रहा है कि लास्ट वाला स्टेटमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओ शुड बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज जो बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट पे बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा ये तभी हो सकता है बेसिकली जब रेस को आप क्या करो बेटा, नॉर्मल फॉल कराओ किस पे, इस मिरर पे। क्योंकि आप मिरर की सर्टेन प्रॉपर्टी आपको पता है। मिरर की सर्टेन प्रॉपर्टी क्या है कि बेटा अगर कोई भी मिरर आपको दे रखा है, ये प्लेन मिरर है वैसे तो, अगर आप यहाँ से नॉर्मली किसी भी रे को इंसिडेंट कराते हो तो क्या करेगा बेटा, वो अपना पाथ रिट्रेस करेगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। चलो भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा लेंस दे रखा है बेटा, बाई कॉन्वेक्स दे रखा है। हालांकि ये बाई कॉन्वेक्स है लेकिन दोनों का जो रेडियस है बेटा वो सेम दे रखा है ना। बेसिकली ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। इसके लिए हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फोकल लेंथ का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1। ये आ जाएगा बेटा 1/r1 - 1/r2। देखिए जहां से हम लोग रेस को इंसिडेंट कराते हैं बेटा वो होता है R1 और दूसरा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो होता है R2। अगर आप देखोगे तो बेटा R1 क्या होगा बेटा, R1 होगा पॉजिटिव और R2 क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर आप देखोगे वैल्यू तो आई थिंक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रख जाओ यहाँ पे। कितना आ जाएगा बेटा 1.5 माइनस क्या होगा बेटा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/r। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/20। R2 का वैल्यू बेटा नेगेटिव होगा, ठीक है। रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मेजर करेंगे, इसके लिए R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा बेटा 1/20। यहाँ से जरा सॉल्व कर जाओ तो जो फोकल लेंथ 1/f आएगा दैट इज नथिंग बट, ये कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2/20, तो ये बचेगा बेटा 1/10। इसको रिमूव कर दो, कितना बचेगा बेटा 20। तो f का जो वैल्यू आया है वो कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर। और ये कब होगा, जब रेज बेटा पैरेलल होगी। रेस पैरेलल होने की एक ही कंडीशन है कि ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बेटा, फोकस पे रखा हो। देखो भैया फोकस पे रखा हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे आप इधर से बनाओ या आप दूसरी तरफ से भी बेटा बना सकते हो। देखो ऐसे भी बेटा अगर बनाओगे तो यहाँ से भी क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तभी पैरेलल जाएगा, तभी तो वो क्या करेगा, आप वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो पहला ही ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। ये बेटा एनसीईआरटी पेज नंबर 234 से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई डबल कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, इज मेड ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 1.5 है। और कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है डबल दैट ऑफ द अदर। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज डबल ऑफ द अदर सरफेस। ये आपसे कह रहा है, पूछा द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्मॉलर रेडियस मान लेते हैं, एक का रेडियस बेटा क्या है r है और दूसरे का कितना हो गया बेटा 2r, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है तो बेटा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर लेते हैं कि R1 को हम लोग मान लेते हैं क्या है बेटा R है, और R2 बेटा क्या हो जाएगा, तो बाई डिफॉल्ट हो जाएगा कितना बेटा 2r, ठीक है। यहाँ से बस फोकल लेंथ का फार्मूला लिखो, अगेन सेम फार्मूला म्यू एल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा म्यू एम -1। इधर क्या है 1/r, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 1/2r। यहाँ से बेटा जरा सॉल्व कर जाओ तो यहाँ से 1/f दे रखा है, कितना है 1/f फोकल लेंथ बेटा 1/6 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, चूंकि बाहर एयर है तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.5।
और इधर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने से कितना बचेगा 2, मतलब 3 बाई ये आ जाएगा बेटा 2r। जरा यहाँ पे बेटा आप सॉल्व करो r के लिए, तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे 3/2r इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/6 इंटू आ जाएगा ये 0.5, मल्टीप्लाई करोगे 3 बचेगा, r का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 बेटा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। तो r का वैल्यू जो होगा दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को तो पूछा ही बेटा यही है आपसे कि द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा यही तो है r, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आएगा बेटा, दूसरा। चलिए देखते हैं बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फोकल लेंथ कह रहा है कि ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज एयर इज इक्वल टू द ईदर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, मतलब रेडियस क्या होगा बेटा, सेम होगा। अब कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, आपसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। पहली बात, कुछ बातें समझो, यहाँ पे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और कह रहा है कि जो इसकी फोकल लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। तो अब बेटा अगर आप कोई भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लोगे तो ये भी r है, ये भी r है, और f का वैल्यू क्या दे दिया आपको, दैट इज ऑल्सो r, ठीक है। ये आपको दे दिया बेटा f का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। जरा निकाल जाओ बेटा यहाँ से फोकल लेंथ। अगेन फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू एल अपॉन म्यू एम -1, इधर क्या आ जाएगा बेटा 1/r1 माइनस कितना होगा बेटा 1/r2, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है तो ये हो जाएगा 1/r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है हमको, मान लेते हैं ये क्या है, म्यू -1, ये कितना हो जाएगा बेटा 2/r। यहाँ से चला गया तो बेटा क्या बचेगा, म्यू -1 इक्वल्स टू आ जाएगा ये 1/2। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 + 1, मतलब ये देगा आपको 1.5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा मटेरियल का वो कितना होगा, 1.5 होगा, मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या आएगा बेटा, 4th। देखते हैं बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एन रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर इट्स टू डिफरेंट पोजीशन ऑन अ स्क्रीन। कह रहा है कि द हाइट ऑफ द इमेजेस इन द टू केसेस टू बी 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। बेटा ये सीधा सा एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको दो हाइट दे रखी है, जैसे दे रखा है कि h1 इक्वल्स टू कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर एंड फर्दर गिवन h2 इक्वल्स टू कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर। तो जब हमें क्या निकालना होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बेटा जनरल फार्मूला है वो कितना होता है, रूट ऑफ h1 और क्या आएगा बेटा आपका h2। तो यहाँ से हम लोग h1 निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ कितना हो जाएगा 8 × 2, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 16। तो ये कितना हो जाएगा, आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। तो जो HO होगा वो कितना आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। और देखो जरा कोई ऑप्शन है क्या, तो तीसरा ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ थिन लेंस ऑफ द फोकल लेंथ f एंड इट्स अपर्चर हैज अ डायमीटर d। अपर्चर दे रखा है, कितना डायमीटर है बेटा, d है। इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। कह रहे हैं कि नो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर्चर अप टू डायमीटर d/2 इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक पेपर। द फोकल लेंथ एंड द इमेज इंटेंसिटी वुड चेंज टू। देखो एक बात याद रखना कि जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या होता है, ओपन एरिया। जितना भी आपका एरिया ओपन है, ओपन एरिया ऑफ लेंस, ठीक है। ये बात बेटा बहुत अच्छे से याद रखो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा कोई एक आपको कौन सा लेंस दे रखा है, यहाँ पे कोई एक लेंस ले लीजिए, ठीक है। मैं एक बाई कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ, बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया बेटा ये। अब कह रहा है कि इसका डायामीटर क्या है बेटा, d है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, डायामीटर d है तो इसका एरिया हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो इनिशियल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा पाई, जो कि r² होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, d/2 एंड मेक इट होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा इसका इनिशियल एरिया। अब कह रहा है इसके सेंट्रल पार्ट को बेटा ब्लॉक किया गया है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर्चर अप टू द डायमीटर d/2, मतलब ये कुछ इस पार्ट को बेटा क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, इस पार्ट को ब्लॉक किया गया है।
अच्छा टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी थी, ये डायमीटर दे रखा था d और ये जो है वो कितना है, दैट इज नथिंग बट ये दे रखा है आपको d/2। अच्छा आप देखो जो ओपन एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है बेटा वो कितना होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे बेटा ए रिमेनिंग, और ई रिमेनिंग क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा पाई, ये कितना होगा बेटा d/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग पाई, इधर आ जाएगा बेटा कितना d/4 का होल स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं इसको हम लोग d/2, मतलब ये तो हो गया इनिशियल एरिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर जाओ। इसको बेटा जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, चूंकि 2 को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, 2 को बाहर लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा पाई d/2, तो ये हो जाएगा 1/4a, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4a आपको दे देगा। अच्छा कितना रिमेनिंग एरिया है, जो ओपन एरिया है किसका बेटा, लेंस का, वो कितना है 3/4a। आप जानते हो पहले की जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी क्या थी बेटा, आई थी, एरिया बेटा क्या था, a था, और यहाँ पे क्या है, अब एरिया हो गया है 3/4a, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा 3i/4, ये हो जाएगा बेटा इंटेंसिटी। अच्छा यहाँ पे फोकल लेंथ पूछा हुआ है बेटा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, फोकल लेंथ आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या होगा यहाँ पे, सेकंड आ जाएगा, सेकंड नहीं 3i/4, मतलब फोर्थ ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कॉन्केव लेंस विद अनइक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर मेड ऑफ ग्लास, कह रहा है हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, कह रहा है कि इन एयर, यहाँ पे बोला हुआ है आपसे इट इज एयर में बेटा 40 सेंटीमीटर है। अच्छा कॉन्केव है तो फोकल लेंथ जानते हो बेटा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। इफ इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो जाए बेटा आपका मीडियम का, तो आपको ये पता होना चाहिए जो नेचर ऑफ लेंस है बेटा वो चेंज हो जाता है। जो कॉन्केव है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और जो कॉन्वेक्स होगा वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलो फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। पहले बात करते हैं हम लोग एयर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/FA इक्वल्स टू ये आएगा बेटा दैट इज μL, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर जाओ, ये आ जाएगा 1.5 माइनस क्या आ जाएगा 1, इधर हम लोग लिख सकते हैं 1/R1 माइनस क्या आ जाएगा 1/R2। बेटा ये नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/40 इक्वल्स टू ये जाएगा 0.5 इंटू क्या होगा 1/R1 माइनस क्या आएगा बेटा 1/R2। कंसीडर कर लेते हैं बेटा, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/FL, मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 1.5 अपॉन हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 1, ये जो राइट का टर्म है वो एज इट इज रहने वाला है, 1/R1 माइनस क्या होगा बेटा 1/R2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ से 1/FL इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दैट इज 0.5 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2, नेगेटिव का आएगा, और ये जो बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2। इसको बेटा जरा सॉल्व कर जाओ तो ये बच जाएगा कितना 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4, निगेटिव में दे रहा है, ठीक है। अब एक काम करो दोनों को जरा डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ FL अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का 40 इक्वल्स टू, देखो ये वाला टर्म तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, दैट इज ये आ जाएगा 0.5 अपॉन क्या देगा बेटा दैट इज माइनस का 1/4, ये जाएगा बेटा ऊपर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो FL इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब कन्वर्जिंग नेचर हो जाएगा, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। देखो भैया कोई है, इट बिहेव्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस, पहला ही ऑप्शन दे रहा है, तो पहला ही ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ही कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखा है सिल्वर्ड ऑन वन साइड। देखो यहाँ पे सिल्वरिंग का केस है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है बेटा ये सिल्वरिंग का। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो सिल्वरिंग करते हो आप, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे आप इसको क्या करो बेटा सिल्वर करो। जैसे ही आप इसको सिल्वर करोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखता है एक्चुअली, ये पोर्शन प्लस क्या होगा ये वाला पोर्शन। अच्छा ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, दैट इज ये हो गया आउटर आपका रफ है, अंदर क्या है बेटा ये रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ से हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं बेटा, ये हो गया लेंस का, देखो पहले क्या होगा रे इधर से जाएगा, फिर इससे क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा, वापस रे बेटा इससे रिफ्लेक्ट होगा, तो 2 बार बेसिकली यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा ये फोकल लेंथ दे रखी है, ये सॉरी ये आपको एक मिरर दे रखा है, मिरर की तरह ही बिहेव करेगा, कौन सा होगा बेटा ये होगा कॉनकेव मिरर,
ठीक है, एक बात याद रखो। अच्छा, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ, मतलब आप इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या यूज करोगे बेटा, एक जनरल फार्मूला है वो आप यूज करते हो, वो क्या होता है 1/f इक्विवेलेंट इज नथिंग बट ये आता है 2/fl। लेंस का फोकल, मैंने बोला था 2 बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, प्लस क्या होगा 1/fm, ये हम लोग यूज करेंगे। ये मिरर का बेटा फोकल लेंथ है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पहले का फोकल लेंथ तो दे रखा है लेकिन हमको रेडियस नहीं पता है, तो हम लोग ऐसे मिरर का बेटा फोकस नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग रेडियस कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। अब कैसे करोगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फोकल लेंथ है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1/10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.5। अब जाहिर सी बात है ये जो रेडियस बचेगी कितनी हो जाएगी 2/r, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा r इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अगर r 10 सेंटीमीटर है तो जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर हुआ वो कितना हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ विद द साइन हम लोग कंसिडर करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे एक निगेटिव भी आएगा, -2/fl प्लस 1 क्या होगा बेटा fm। अब जरा ये वैल्यू रख जाओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/f इक्विवेलेंट इज नथिंग बट बेटा यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 2, fl का वैल्यू कितना है 10 है, ये fm वैसे भी कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ बेटा निगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा कितना 1/5। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज -4 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 10। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से जो f इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा -10/4। तो ये जो बचेगा कितना हो जाएगा -2.5। निगेटिव है तो जाहिर सी बात है मिरर क्या होगा, कॉन्केव होगा, कॉन्केव मिरर है और फोकस सबका देखो कॉन्केव ही है, तो इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। वैसे भी 2.5 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो थर्ड ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा। आते हैं बेटे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द, देखो कह रहा है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। अच्छा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता क्या है बेटा, ये हो गई आपकी रफ सरफेस, यहाँ से किसी भी रे को आपने इंसिडेंट कराया, ये हो गया नॉर्मल। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होना चाहिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी कह रहा है यहाँ पे और, वो ये कह रहा है कि I प्लस आर का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए बेटा 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि I इक्वल्स टू आर भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा 2I इक्वल्स टू आएगा बेटा 90 डिग्री, तो यहाँ से I का वैल्यू कितना होगा, ये आएगा 45 डिग्री। तो अगर आप देखोगे तो आई थिंक चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट देगा। आते बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, अ कट डायमंड स्पार्क्स बिकॉज ऑफ, देखो वैसे डायमंड बेटा एक स्टोन है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कटिंग, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बेटा मेटल बनता है, ठीक है। हालांकि मेटल कहना तो गलत होगा, स्टोन के फॉर्म में ही होगा बेटा। अच्छा, कह रहा है कि यार डायमंड स्पार्क्स बिकॉज ऑफ द हार्डनेस, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता है कि हार्डेस्ट मटेरियल, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा हाई होगा, एंड TIR होता है बेटा। TIR समझते हो कि जब TIR की हम लोग बात करते हैं, बेसिकली आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे जाते हो तो क्या होता है बेटा TIR को हम लोग बोलते हैं कि उसी मीडियम में बेटा क्या हो जाता है, रे ऑफ लाइट बेटा वापस आता है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा। चलो भाई, टाइम टेकन टू क्रॉस अ 4 मीटर थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा कोई एक 4 मीटर ग्लास स्लैब है, ये मान लेते हैं कोई ग्लास स्लैब है बेटा, इसको क्या करना है बेटा क्रॉस करना है। हालांकि इसमें दो केसेस होते हैं, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेटा आपका नॉन परपेंडिकुलर, जहाँ से लैटरल शिफ्ट भी निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, ये दे रखा है कितना है बेटा, दैट इज 4 मिलीमीटर दे रखा है, इंडेक्स दे ही रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 3 है। यहाँ से जो टाइम निकल के आता है वो कितना होता है, दैट इज म्यू टी अपॉन क्या आएगा बेटा सी, ये होता है इसका टाइम। तो हम लोग बेटा निकाल सकते हैं यहाँ से टाइम कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दे रखा है और थिकनेस, ये टी क्या है बेटा थिकनेस है, ये हो जाएगा 4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 10 टू पावर -3 अपॉन सी जानते ही हो 3 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू पावर 8। तो बेटा यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना था आपको, 3 से 3 चला गया तो टाइम कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -11। कोई ऑप्शन है क्या,
सेकेंड, मतलब आई थिंक पहला ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। आते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर बेटा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो, ऑप्टिकल फाइबर में बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेटा कोर, दूसरी होती है बेटा क्लैडिंग। ठीक है, ये सब बात समझो जरा। ये हो गया इसका आउटर पोर्शन, ये हो गया बेटा इनर पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग क्या लेते हैं, ये जो इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कोर, और ये जो आउटर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग। ये है क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो μ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा μ2। आप जानते हो कि बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है दैट इज बिकॉज ऑफ TIR, और TIR तभी होगा जब डेंसर से रेयर में लाइट जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी सिग्नल जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक सर्टेन एंगल से हम लोग यहाँ से फॉल कराते हैं, तो ये क्या होता है, इसी सरफेस में ही क्या करता है बेटा TIR करता है, जिसकी वजह से एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि सिग्नल को ये ट्रांसमिट करता है। तो टोटल एक्सटर्नल नहीं बेटा इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। कुछ बातें इसमें और याद रखना कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग से बेटा हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाई इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन। बेटा पोलराइजेशन से पता करते हैं हम लोग कि ये क्या है, ट्रांसवर्स नेचर है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती है वो क्या करता है, पोलराइजेशन शो नहीं करता है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। कह रहे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है बेटा ए और बी ऑन कॉन्टैक्ट, वेलोसिटी ऑफ दे रखा है ए। देखो जिसका वेलोसिटी कम होगा वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, एक बात याद रखना। ठीक है, 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 10⁸, ये दूसरे का है। क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से जब हम μ1 के लिए सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, C/V1 कितना है, ये हो जाएगा 2 × 10⁸। मान लो बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ से μ2 निकालो, सिमिलरली हम μ2 भी निकाल सकते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा 2.5 इंटू कितना आएगा बेटा 10⁸। यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर जाओ, तो जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा μ1/μ2 इक्वल्स टू C से C चला गया, क्या बचेगा 2.5 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा 2 × 10⁸। ये चला गया यहाँ से, तो क्या बचेगा 4, तो हो जाएगा 5/4। तो μ1/μ2 का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा 5/4, कुछ ऐसा आएगा। अब यार ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अब कह रहा है कि बात कर रहा है क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल बेटा मान लेते हैं कि ये कोई इंटरफेस है, तो जाहिर सी बात है कि डेंसर से रेयर जाओगे तभी तो क्रिटिकल एंगल की बात करोगे। बेटा एक रे को हम लोग ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं, ये हो गया उसका नॉर्मल। अब क्या होगा बेसिकली, अब होगा बेटा ग्रेजिंग, ये 90 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा μ2 है। तो आप कैसे लिखोगे, इस एंगल को ही तो बोलते हो बेटा क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ जरा, μ1 sin C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दैट इज μ2, और ये हो जाएगा बेटा sin 90। sin 90 कितना हो गया बेटा 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin C इक्वल्स टू ये आ जाएगा μ2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा μ1। अच्छा ये वैल्यू चूंकि μ1/μ2 दे रखा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, कितना आएगा 4/5। तो यहाँ से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं C का वैल्यू, दैट इज नथिंग बट ये आ जाएगा साइन इनवर्स क्या आएगा बेटा 4/5। ये होगा आपका क्रिटिकल एंगल। देखो जरा ऑप्शन में, तो आई थिंक दूसरा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया है बेटा। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस को दो पार्ट में कट किया गया, और ये दो पार्ट कुछ ऐसे बेटा शो कर रहा है कि पहला पार्ट एक्चुअल पार्ट ये था, फिर इन दो पार्ट में इसको कट किया गया। अच्छा आप जानते हो कि इनकी जो फोकल लेंथ होती है बेटा, फोकल लेंथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फोकल लेंथ आता है दैट इज नथिंग बट ये आएगा आपका R/2, ये होता है μL-1। ये बात याद रखना, ठीक है। ये फोकल लेंथ बेटा आएगा, तो जो फोकल लेंथ होता है एक्चुअल में वो आपका क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे अगर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि ये अब क्या हो गया बेटा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी ये जो आपको फोकल लेंथ है ये रखी है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की।
ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का बेटा फोकल लेंथ है, ठीक है। अब प्लानो कॉन्वेक्स में बेटा जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वहां पे जो बेटा रेडियस होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस चाहे जो भी हो वहां पे फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही देगा। इसके लिए जो निकल के आएगा, मान लेते हैं ये है f1, ये क्या हो गया बेटा f2, ये कितना हो जाएगा, ये आता है बेटा r अपॉन म्यू एल माइनस 1। वही आप नॉर्मल लेंस मेकर फार्मूला में एक आर को आप इन्फाइनाइट कर दो, दूसरे आर को आप आर लेट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा फोकल लेंथ डबल हो गया ना, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से कि जो f2 होगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ो, कह रहा है कि इसको कैसे कंबाइन किया है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। बेटा कुछ ऐसे कंबाइन करा गया है, इस प्रोसेस में कंबाइन करा गया था। फिर से बेटा है क्या, ये है तो दो क्या प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ही तो है। तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इन कॉम्बिनेशन में भैया f1 f2 क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो पहले दे रखा है, पहले का है बेटा 20, तो दूसरे का कितना, जब कटिंग का होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 40। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे बेटा 1 अपॉन f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा 1/40 प्लस कितना होगा बेटा 1/40, तो ये बचेगा 2/40। तो जो f इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा बेटा आपका 20 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो लगा दो टिक, फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, कह रहा है कि आप पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट ऑन अ सिस्टम ऑफ द टू कॉन्वेक्स लेंसेज, फोकल लेंथ दे रखा है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन। बेटा ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है x है, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे 1 अपॉन f इक्वल्स टू एक फार्मूला होता है क्या, अगर लेंस कुछ सेपरेटेड है दोनों लेंस तो बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं 1 अपॉन f1 प्लस यूज करते हैं 1 अपॉन f2 माइनस क्या हो जाएगा x अपॉन f1 f2, ठीक है। अब कह रहा है एक व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज सो दैट द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द बोथ लेंसेज पासेज अनडेविएटेड, ठीक है। अगर बेटा क्या करना है, यहाँ पे रेस को अनडेविएटेड पास करना है, मतलब बेटा अनडेविएटेड तभी पास होगा जब वहाँ पे f क्या होगा बेटा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब अगर f इनफाइनाइट हो तो बेटा 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस क्या हो जाएगा x अपॉन आ जाएगा बेटा f1 f2, ठीक है। तो बेटा यहाँ से सॉल्व कर जाओ, x के लिए ही तो सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना है 1/20 प्लस कितना आ जाएगा 1/10 इक्वल्स टू क्या होगा x अपॉन ये होगा बेटा 200। इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा कितना होगा 1 + 2 अपॉन कितना देगा बेटा 20 इक्वल्स टू आएगा x अपॉन ये हो जाएगा 200। चला गया यहाँ से, ये बच जाएगा बेटा 10, x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। x का वैल्यू क्या होगा बेटा 30 सेंटीमीटर, तो कोई दे रहा है ऑप्शन दूसरा बेटा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा 30 सेंटीमीटर। चलो भाई आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो कह रहा है कि एक कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कुछ एक्सिस का खेल दे रखा है। यहाँ पे बेटा कुछ ऐसा सिनेरियो दे रखा है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो लेंस है वो ऑरिजिन से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितनी है, दैट इज नथिंग बट ये है बेटा, ये तो ऑरिजिन हो जाएगा 0,0, ठीक है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस हो गई बेटा ये x, ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है लेफ्ट है तो x क्या होगा नेगेटिव वैल्यू देगा। अब कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है और कोऑर्डिनेट क्या है -40 सेंटीमीटर। तो बेटा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, ये कह रहा है कि -40 सेंटीमीटर है और इसका हाइट चूंकि वाई एक्सिस पे है तो ये हाइट हो गई वो कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर। और चूंकि यहाँ पे जो इमेज बनेगा इसका इमेज कहाँ बन रहा है बेटा ये 50 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है कि रियल इमेज बनेगा, तो रियल इमेज बनेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, ये है कितना 50 और -2 दे रखा है, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका इन्वर्टेड इमेज बना है तो इन्वर्टेड इमेज में जो मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या होगा नेगेटिव देगा, आपको सीधे से दिख रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन बेटा क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव। अब आपसे पूछा है कि लेंस कहाँ पे लोकेटेड है, तो बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये डिस्टेंस कितनी है 40 और ये आपको पता चल गया। अच्छा ये है 40, इधर है 50, तो इमेज से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है क्या मैं 90 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। मतलब एक बात तो क्लियर है कि v + u का जो वैल्यू है दैट इज 90 आ रहा है, ठीक है।
लेकिन u चूंकि आप लेफ्ट में मेजर करोगे तो u क्या होगा बेटा, जाहिर सी बात है u का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे v माइनस यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 90। ठीक है, ये एक बात बेटा याद रखना है। अब क्या है, मैग्निफिकेशन दे रखा है आपको, सीधी सी बात दिख रही है कि ये -2 है, 2 गुना हो गया है, मतलब बढ़ गया है। जब 2 गुना हो गया है तो यहाँ पे हम लोग मैग्निफिकेशन बेटा वैल्यू कितना आ गया -2। मैग्निफिकेशन को लिख क्या सकते हैं, v बाई यू इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा -2, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं -2u। अब जरा इस वैल्यू को यहाँ पर यूज कर जाओ, जब इसको यूज करोगे देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज -3u इक्वल्स टू बेटा आएगा यहाँ पे दैट इज 90। तो जो u का वैल्यू होगा वो कितना होगा, u इज नथिंग बट ये आ जाएगा बेटा कितना, माइनस का बेटा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा कितनी आ चुकी है, 30 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो ऑरिजिन से कितना है बेटा 40, ये हो गया 30, तो ये कितना बचा, 10 ही तो बचा। ये कितना आ जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट में है तो x कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या देगा बेटा आपको, थर्ड। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, 6 फोल्ड में दे रखा है इसका मैग्निफिकेशन आप जानते हो बेटा क्या होता है, FO/FE बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 6। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको, ये है बेटा 42, FO प्लस FE बराबर कितना हो जाएगा बेटा 42। यहाँ से हम लोग FO को सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स FE, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, रखो यहाँ पे वैल्यू, ये आ जाएगा 7 टाइम्स FE इक्वल्स टू होगा बेटा 42। तो FE का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अगर FE मिल गया है तो FO कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर मतलब तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अ बीम ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट 1 मीटर वेट। देखो यहाँ पे सिंगल स्लिट की बात कर रहा है बेटा, सिंगल स्लिट मतलब डिफ्रैक्शन की बात हो रही, ये हो गई स्लिट। अच्छा, कह रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो पता कितनी है, दैट इज ये दे रखा है आपको 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब और कह रहा है कि वेवलेंथ कितना है बेटा 600 नैनोमीटर आया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, मतलब कैपिटल D भी दे रखा है, कैपिटल D इज नथिंग बट कितना हो गया यहाँ पे 2 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन द ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। अच्छा, आप जानते हो कि जब हम लोग सेंटर ब्राइट की हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो बेटा यहां से कुछ ऐसे, यहां से जो कि हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अगर आप एक किसी सर्टेन पॉइंट से ले रहे हो तो सपोज करो यहाँ सेंटर से अगर आप ले रहे हो बेटा, तो सेंटर से क्या हो जाएगा, दैट इज ये कुछ इधर पार्ट आएगा, ये बेटा इधर पार्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका सेंट्रल ब्राइट। तो आपको तो बेटा ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और ये अगर क्या है बेटा बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी बीटा होगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है, ट्वाइस ऑफ बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बीटा इक्वल्स टू, चूंकि आपसे पूछा क्या है डार्क के लिए, तो आप जानते हो ND लैम्डा अपॉन स्मॉल d होता है। तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट की बात कर रहा है तो कितना आ जाएगा 2D लैम्डा अपॉन क्या होगा बेटा स्मॉल d। ठीक है, तो जरा इसको निकाल जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2D का वैल्यू कितना है 2, लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 10 टू पावर -9। स्मॉल d कितना दे रखा है आपको, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा -3। तो ये हो जाएगा कितना बेटा 24, 4 छक 24, यहाँ पे कितना बचेगा -7 और +3, 24 इंटू क्या बचेगा 10 टू पावर -4, कुछ बेटा ऐसा बचेगा क्या। यहाँ पे इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखा जा सकता है, चूंकि मिलीमीटर में आंसर दे रखा है तो भैया इसको लिख जाओ 24/10, ये हो जाएगा मिलीमीटर में। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 2.4 मिलीमीटर, ये आ जाएगी बेटा आपकी विड्थ। बीच की दूरी तो पूछी थी आपसे, मतलब 2.4, पहला ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं बेटा आगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्लेसिंग अ थिन शीट ऑफ माइका ऑफ थिकनेस, कितना थिकनेस दे रखा है 12 इंटू 10 टू पावर -5 सेंटीमीटर इन द पाथ ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स इन YDSC। YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट इक्वल्स टू द फ्रिंज विड्थ। बेटा फ्रिंज विड्थ कितनी आती है, फ्रिंज विड्थ होती है दैट इज नथिंग बट, चाहे वो ब्राइट फ्रिंजेस की हो या आपकी डार्क फ्रिंजेस की हो, बेटा कितनी आएगी बेटा D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। और याद रखो कि यहाँ पे बेटा क्या है, एक सोर्स है, ये आप डबल स्लिट बेटा यूज कर रहे हो, ये हो गई स्क्रीन,
जब हम लोग यूज़ क्या करते हैं बेटा, एक कोई भी शीट बेटा यहाँ पे यूज़ करते हैं, देन बेटा ये शिफ्ट आता है, ठीक है। और इसका थिकनेस हम मान लेते हैं बेटा क्या है, टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है, ठीक है। इसकी वजह से बेटा क्या आता है, कुछ ना कुछ चेंज आता है आपके पाथ डिफरेंस में, और वो पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटा, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन क्या होता है बेटा, स्मॉल डी, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू द शिफ्ट, तो भैया रख जाओ यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू ये आएगा बेटा म्यू माइनस 1 स्मॉल टी कैपिटल डी अपॉन क्या होगा, स्मॉल डी। कैपिटल डी से कैपिटल डी चला गया, स्मॉल डी से स्मॉल डी चला गया। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इसको सॉल्व कर जाओ, तो ये आएगा बेटा लैम्डा बाई टी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा म्यू माइनस 1, तो म्यू का वैल्यू कितना होगा बेटा 1 प्लस ये आ जाएगा लैम्डा बाई टी। आई थिंक लैम्डा दे रखा है क्वेश्चन में, लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 600 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9 अपॉन टी थिकनेस है कितनी है बेटा, दैट इज 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 है सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, -2 कर दो इसको, ठीक है। अब यार यहाँ से निकाल लो क्या ही बचा है, देखो भैया म्यू का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 1 प्लस, बेटा यहाँ से देखो 2 जीरो -9 तो -7 बचेगा, ये -7 बेटा यहाँ से चला गया, ठीक है, ये जीरो भी चलेगा, तो 6/12 मतलब 0.5 बचा यहाँ से, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, मतलब कितना आएगा 1.5। आई थिंक पहला ही ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा, 1.5 आएगा बेटा, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वेव फ्रंट, बेटा वेव फ्रंट बेसिकली मीन क्या होता है, वेव फ्रंट का मतलब ये है कि जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं सारे क्या होने चाहिए बेटा, सेम फेज में होने चाहिए, ऑल वाइब्रेटिंग इन क्या होना चाहिए बेटा, सेम फेज, ठीक है। कुछ ऐसा आपका सिनेरियो है, तो ये तो वेव फ्रंट का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा, आपको कर लेना चाहिए था। तो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑल पार्टिकल इन इट हैव द सेम फेज, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा बेटा, सही होगा। अदर तीन ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, अपोजिट फेज, फ्यू पार्टिकल नहीं बेटे, ऑल पार्टिकल, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वही करेक्ट होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट कर्व बिटवीन द फ्रिंज विड्थ बी एंड डिस्टेंस डी। अच्छा, फ्रिंज विड्थ बी जानते ही हो आपको क्या होता है, दैट इज कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो बेटा स्मॉल डी का वेरिएशन पूछा है, इनवर्स दे रहा है, इनवर्स में जानते हो बेटा क्या फंक्शन बनाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका सेकेंड। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली। कह रहा है कि टू लाइट रेज हैविंग द सेम वेवलेंथ लैम्डा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली, पहले क्या है फेज में है, ठीक है। कह रहे हैं देन द फर्स्ट रे ट्रेवल्स इन ए पाथ L1 थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से उसने कितना पाथ ज्यादा बेटा ट्रेवल कर लिया, वो कितना हो गया बेटा N1 L1 हो गया, ठीक है। कह रहा है while second ray travels a path of length L2, अच्छा दूसरे का कितना हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दे रखा है और लेंथ कितनी है L2, तो क्या हो जाएगा बेटा N2 और साथ में क्या आ जाएगा L2। कह रहा है कि थ्रू अ मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 टू वेव्स देन कंबाइन टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस करते हैं। द फेज डिफरेंस आपसे पूछा हुआ है, तो बेटा फेज डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज k टाइम्स डेल्टा x होता है, k को क्या लिख सकते हो 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा डेल्टा x। तो बेटा हमको क्या निकालना है यहाँ पे, पाथ डिफरेंस ही तो निकालना है, तो पाथ डिफरेंस बेटा निकाल जाओ, पहले ये चला है बाद में ये चला है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा N1 L1 माइनस कितना आ जाएगा बेटा N2 L2 नहीं आएगा क्या, यही तो आएगा बेटा पाथ डिफरेंस। तो जरा देख लो भैया, यहाँ पे रख जाओ 2 पाई अपॉन लैम्डा, यहाँ पे कितना हो जाएगा N1 L1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा N2 L2। तो देखो जरा कोई ऑप्शन है क्या, सेकेंड ऑप्शन बेटा क्या होगा, करेक्ट होगा। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कोहेरेंट सोर्सेज है, रेशियो दे रखा है बेटा बीटा, इंटेंसिटी का रेशियो गिवन, इंटेंसिटी का रेशियो बेटा कितना है बीटा है, तो I1 रेशियो I2 दे रखा है बेटा कितना है बीटा, तो बीटा रेशियो पर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि रेशियो ऑफ I मैक्स टू I मिनिमम का ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए बेटर है कि एक रिजल्ट ही याद कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर सब कुछ भूल जाओ तो एक बात तो याद ही रखना कि I मैक्स और I मिनिमम का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इससे अच्छा रिजल्ट याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। I मैक्स का वैल्यू जो होता है दैट इज़ नथिंग बट I मैक्स बेटा आता है यहाँ पे रूट ऑफ I1
प्लस रूट ऑफ I2 मेक इट होल स्क्वायर। आई मिनिमम जो आएगा दैट इज नथिंग बट ये होगा रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 एंड मेक इट होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ऊपर से ये I1 I2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 रूट ऑफ I1 I2। 2 क्यों बचा, 2 2 4 होगा, लेकिन नीचे से भी 2 आएगा तो इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। इतनी बात आप याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो के टर्म में है, तो मान लो कोई एक के दे रखा है, तो बेटा मतलब जाहिर सी बात है ना कि रेशियो दे रखा है तो वेरिएबल लोगे। रूट I1 मतलब कितना हो जाएगा, बीटा के इंटू क्या हो जाएगा बेटा, एक के ही हो जाएगा, मतलब 1 है तो के लिख लो, अपॉन ये हो जाएगा बीटा के प्लस क्या आ जाएगा बेटा के, तो के तो बाहर होके कट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। देखो ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 2 रूट बीटा अपॉन क्या आएगा बेटा, बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो देखो चौथा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा इसका। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर, नाउ द होल apparatus इज डिप्ड। सिंपल सी बात याद रखो भैया, इसमें बहुत नहीं सोचना है, विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट द न्यू फ्रिंज विड्थ। बेटा जो न्यू फ्रिंज विड्थ आएगी ना वो क्या होती है, दैट इज डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू होता है बेटा डब्ल्यू अपॉन म्यू। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाला है उससे ही क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, काम खत्म। 0.4 अपॉन कितना बेटा, 4/3, ये चला गया तो कितना आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, पहला ऑप्शन बेटा सही आएगा, तो यही टिक मार जाओ। देखो बेटा क्वेश्चन लिख रहा है कि प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 37 विद द हॉरिजॉन्टल एंड बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम फ्रॉम एयर दे रखा है 1 to 3, 3/2 है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसको बेटा आप रे से भी कर सकते थे, ये दे रखा है बेटा 37, ये हो गया बेटा इसका नॉर्मल कितना होगा बेटा 53, ये वाला भी कितना हो जाएगा क्योंकि आई बराबर आर होगा तो ये क्या हो जाएगा 53, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 37। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दे रखा है बेटा 37, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि यही तो है, फाइंड द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बेटा जो आर दे रखा है वो कितना है विद द हॉरिजॉन्टल, अगेन याद रखना कितना है बेटा, दैट इज 37। अगर आप यहाँ पे क्या करो बोथ साइड साइन ले लो, तो साइन आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बेटा, साइन 37। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, साइन 37 वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 3/5, ये कुछ दे देगा बेटा आपको आंसर। तो साइन इनवर्स 3/5 बेटा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों क्वेश्चन 26 करते हैं। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दोनों की इंटेंसिटी I0 है और फेज डिफरेंस 2π/3 है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, I0 इज इक्वल टू I0 प्लस I0 प्लस 2 √I0 और cos 2π/3, यहाँ cos फाई होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये I0 हो जाएगा, क्योंकि cos 2π/3 ये वैल्यू होती है -1/2, तो 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -I0, तो I0 बचेगा। फर्स्ट वाला आंसर 26 का हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूले पे ही ये क्वेश्चन था। ये फार्मूला भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के इस पेज नंबर से, ये क्वेश्चन था। The path difference produced by two waves is 3.7 micrometer and wavelength is 5,000 एंगस्ट्रॉम। तो जिस पॉइंट पर इतना पाथ डिफरेंस है तो वो पॉइंट कैसा होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा, पार्शियली ब्राइट होगा या अनसर्टेन होगा, ये पता करना है। तो मेरे को बेसिक रिजल्ट चाहिए होंगे। जैसे आपको मालूम है कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है या λ/2 का इवन मल्टीपल होता है तो उस जगह ब्राइट होता है।
और अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है तो उस जगह डार्क होता है। ये मेरे को कंडीशन मालूम है, तो मुझे बस ये पता करना है कि क्या है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पाथ डिफरेंस है 3.75 माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻6 किया और इसको लेमडा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5000/2 इंटू 10⁻⁻10 ये आया। अब अगर ये कॉफिशिएंट कोई इवन नंबर है तो ये वाला पॉइंट ब्राइट होगा, और अगर ऑड नंबर है तो ये डार्क होगा। और जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो अब इसको डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो आपको करिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 इंटू 2, तो 3 3 6 7.5 और नीचे 5 है, ये 2 ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा कि 10⁻⁻10 है, तो ये 10⁻⁻7 बचा, ऊपर 10 आ गया। 3 जीरो इधर गए तो -7, तो उधर मेरे पास ये खाली 10 बचा, तो 75/5, तो ये 15 आया। तो दिस इज एन ऑड मल्टीपल, तो मतलब जिस जगह पे ये पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है, यानी वहाँ पे ये डार्क पॉइंट, डार्क फ्रिंज बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो दिस इज द वे हम लोग निकालते हैं। बहुत ही बेसिक पे क्वेश्चन पूछा गया था। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड, तो अब इलेक्ट्रॉन से क्या है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज करते हैं। जब लाइट के बदले में इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे तो वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/mv, और स्लिट विड्थ है d। फ्रिंज विड्थ के बारे में पूछ रहा है। फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर होता है d λ/d, तो इन दोनों पे तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो ये v बढ़ जाएगा, तो लैम्डा कम हो जाएगा, और लैम्डा कम हो जाएगा तो स्लिट विड्थ या फ्रिंज विड्थ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी अगर आप यूज्ड इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहा है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, तब इसकी वेवलेंथ उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज की जाती है। ये बहुत ही सिंपल है। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा हमारे पास हाइगेंस से नहीं एक्सप्लेन होता है, और बाकी सब हाइगेंस के प्रिंसिपल से यूज हो जाते हैं। सिंपल था थ्योरी का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। और ये और सिंपल है, आप जानते हैं कि I1/I2 बराबर A1² और ये रेशियो 4:1 दिया है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2:1 आ जाएगा 30th का। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंटरफेरेंस तो भाई दोनों वेव्स में हो सकता है,
बशर्ते वो कोहेरेंट हों। तो लाइट एंड साउंड वेव दोनों में ये हो सकता है। तो 31 का 3 आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm apart and illuminated by photons of 2 wavelength. At what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with bright fringe from the another? तो दिया है हमारे पास स्लिट के बीच की डिस्टेंस है 2 mm और स्क्रीन की डिस्टेंस है 2 मीटर और वो चाहते हैं कि सेंट्रल से दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस मैच करें। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी लैम्डा बाई डी पर बनती हैं। तो दोनों को मैच करने के लिए मान लिए पहली वेवलेंथ की यहाँ पे mth ब्राइट फ्रिंज है, तो m d अपॉन डी इंटू 12,000 बराबर दूसरे वाले की मान लीजिए nth है, तो n d बाई डी इंटू 10,000। ये दोनों तो कट गए और ये 0 से 0 भी कट गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। मतलब 6m इज इक्वल टू 5n। तो m बाई n इज इक्वल टू 5:6 है। मतलब अगर यहाँ पे पहले की 5th ब्राइट फ्रिंज होगी तो दूसरे की 6th ब्राइट फ्रिंज होगी, इस तरीके से मैच करेंगी। अब जहाँ पे 5वीं 6ठी है वहाँ पे भी मैच करेंगी, जहाँ पे 10वीं 12वीं है वहाँ पे भी मैच करेंगी। कई ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ दोनों की ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगी। कौन कौन सी? पहली की 5वीं 6ठी, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10वीं 12वीं, फिर 3 से कर दो 15वीं 18वीं। तो मिनिमम डिस्टेंस भाई 5वीं वाली होगी तो निकाल लीजिए 5 और d की जगह 2 मीटर है तो 2000 mm रख दीजिए, इसकी जगह 2 mm कर दीजिए और वेवलेंथ को भी mm में कर दीजिए, तो ये 12,000 है। और एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 मीटर किया और फिर mm में बदलेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 5 दूनी 10 हो गया, 10,000 और ये कट जाएगा, ये 6,000 और 10⁻⁻7 ये आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 6 mm आ रही है डिस्टेंस। तो 4th वाला आंसर इसका हो जाएगा 6 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर दोनों फ्रिंजेस की, दोनों वेवलेंथ की पहली ब्राइट फ्रिंज एक साथ कोइंसाइड करेगी। इसको यही करने का तरीका होता है। इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड, तो देखो जब इवैक्यूएटेड हो जाएगा ना तो इंटरफेरेंस विद लार्जर विड्थ हो जाएगा,
क्योंकि फ्रिंज विड्थ होती है बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी। तो पहले यहाँ पे एयर थी, वहाँ कुछ लाइट की वेलोसिटी होगी और वेवलेंथ कुछ होगी। जब इवैक्यूएटेड कर दोगे तो वैक्यूम हो जाएगा, तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं, लैम्डा बढ़ जाएगा। तो लैम्डा बढ़ जाएगा मतलब विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। तो पहला मिनिमा बन रहा है 30 डिग्री पे, तो ई साइन 30 यानी 1/2 बराबर 1 इंटू लेमडा। अब हमें पहला मैक्सिमा चाहिए, तो ई साइन थीटा बराबर 1 + 1/2 लेमडा, ये फार्मूला होता है। तो साइन थीटा चाहिए और यहाँ से लेमडा की वैल्यू रख दीजिए e/2, तो 3/2 ये है और लेमडा की वैल्यू e/2, ई से ई कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ये डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, अब ये प्रॉपर्टी है, यूजुअली इनकी विड्थ तो बराबर होती है लेकिन इंटेंसिटी सेम नहीं होती है। द सेम विड्थ बट अनइक्वल इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और डिफ्रैक्शन की फ्रिंजेस में ये खास अंतर होता है। डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा काफ़ी ब्राइट होता है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमास पहले दूसरे में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत तेज़ी से कम होती जाती है। पैटर्न को आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं, शायद यहाँ आगे दिया भी गया हो, पैटर्न नहीं दिया गया है। और ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक पहले भी है, दो वेवलेंथ हैं λ1 और λ2, और कहते हैं कि जहाँ थर्ड ऑर्डर की λ1 की ब्राइट फ्रिंज बने, वहीं पर फोर्थ ऑर्डर की λ2 वाली ब्राइट फ्रिंज बने। तो 3D λ1 जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था बराबर 4D λ/2D एक कंसाइड होना चाहिए। तो ये दोनों कट जाएंगे और कंडीशन मेरी आ जाएगी 3 λ1 बराबर 4 λ2। इन यंग्स डबल स्लिट, ये याद कर लीजिए, चूँकि किसी भी एक पैटर्न के लिए S2P माइनस S1P बराबर कांस्टेंट होता है, तो जहाँ कहीं भी डिफरेंस हो तो वो हाइपरबोलिक फ्रिंज होती हैं। अब पहले तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, अब तो बस नाम पूछते हैं। ये स्फेरिकल मिरर का क्वेश्चन है और एक तरीके से फार्मूला है ये। Concave spherical mirror produce an inverted image of an object. The distance between the object and the image is d and magnification is m. तो कॉन्केव मिरर है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन m है, तो m v और u का रेशियो होगा, और चूंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है मतलब रियल इमेज है। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके से कुछ बन रही है, तो v और u का रेशियो m होगा। फोकल लेंथ निकालना है, तो फार्मूला लगेगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब सारी चीज़ों को हमें साइन के साथ रखना है। और कहते हैं कि
डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज d, तो v माइनस u बराबर d दिया हुआ है, ये है। तो मैग्नीट्यूड वाइज आप v की जगह mu रख दीजिए, mu माइनस u बराबर d, तो u बराबर हो जाएगा d अपॉन m माइनस 1, और v बराबर हो जाएगा m इंटू डी अपॉन m माइनस 1। और बस अब सारी चीज़ों को साइन के सहित रख देंगे। v निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, हमने तो डिस्टेंस मान के चला है, तो v2 की जगह रखेंगे माइनस एम डी अपॉन m माइनस 1। u भी निगेटिव रखेंगे, जब u निगेटिव रखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन d अपॉन m माइनस 1, और बराबर आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन f। तो ले जाइए ऊपर और एलसीएम ले लीजिए, m माइनस 1 अपॉन एम डी प्लस m माइनस 1 अपॉन डी बराबर 1 अपॉन f, और ये माइनस में है दोनों, तो एम डी एलसीएम हो गया, तो m माइनस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस m, तो ये देखिए ये m से प्लस m कट गया, तो f बराबर हो जाएगा एम डी अपॉन m स्क्वायर माइनस 1, और माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस एडजस्ट कर दीजिए तो 1 माइनस m स्क्वायर हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो लाइट रे ए से बी की ओर जा रही हैं और साइन आई एक्स एक्सिस पर है, साइन आर वाई एक्सिस पर है। तो पहला स्टेटमेंट है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स अबव ए सर्टेन वैल्यू ऑफ आई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों तब होता है जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर में जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये साइन आई है 0.25 और साइन आर 0.433 है। ए से बी जा रही हैं तो आई इसमें बनेगा, आर इसमें बनेगा। साइन आर ज़्यादा है साइन आई से, तो इसका मतलब है ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो किसी भी ना किसी एंगल के बाद, क्रिटिकल एंगल के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो 39 का ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला गलत है। अब बी में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और ए की प्रकाश तरंग दैर्घ्य में रेशियो निकालना है। तो साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई कितना है भाई, देखिए 0.25, साइन आई 0.25 अपॉन साइन आर 0.433 बराबर V1 अपॉन V2
या लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, तो लेमडा 1 है मीडियम ए, लेमडा 2 है मीडियम बी, तो इसको लेमडा ए और लेमडा बी लिख दिया। तो लेमडा बी बराबर हो जाएगा 0.433 अपॉन 0.25 लेमडा ए। तो डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 250 कर दीजिए। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 एक 13 और 4 चौको 16 एक 17 अपॉन 1000 इंटू लेमडा ए, तो 16 एक 17 हो जाएगा। तो 1.732 और यही तो √3 होता है। तो ठीक है, ये भी सही हो गया। लेमडा बी बराबर लेमडा 3 इंटू ए हो गया। तो फर्स्ट वाला आंसर इसका सही है। थोड़ा नया क्वेश्चन था, अच्छा था। ये कई बार आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये स्लैब है और ये ऐसे जा रही है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है T इंटू साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। तो यहाँ पर ये पूछ दिया गया है, कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस T है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल, तो रिफ्रैक्शन एंगल थीटा मान लें तो ये 2 थीटा मान लेंगे बराबर म्यू आ जाएगा। तो 2 कॉस थीटा तोड़ दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कट गया बराबर म्यू। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा म्यू बाई 2। अब ये क्या बनेगा, टी कॉस थीटा, रिफ्रैक्शन एंगल आर था, और इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो कॉस थीटा तो हमें मालूम है, कॉस थीटा म्यू बाई 2 है तो यहाँ रख देंगे, और साइन थीटा रख देंगे 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको अंदर ले जाओ, तो टी √4 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही है 40 का। ये याद बहुत करवाया जाता है क्लास 10 से, तो इस बार इस पर सोचा गया थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल दे दें। A prism made of a material having refractive index √6/2, light ray incidence on the angle, तो I बराबर π/3 यानी 60 डिग्री है, and suffers minimum deviation. Find the angle of the prism. अच्छा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमने ए मान लिया। तो फार्मूला हम जानते हैं कि I प्लस ई बराबर ए प्लस डेल्टा होता है, डेल्टा मिनिमम डेल्टा होता है, डेल्टा मिनिमम में आई और ई बराबर होंगे। तो अगर ये मिनिमम डेविएशन है, तो अगर आई 60 है तो ई भी 60 होगा, तो 120 बराबर ए प्लस डेल्टा मिनिमम।
तो a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बराबर 60 हो गया। तो म्यू बराबर √6/2 साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ a/2। तो साइन ऑफ a/2 बराबर 2 √3/2 अपॉन √6। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 1/√2 आ रहा है। तो a/2 आ गया 45 डिग्री, तो a बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन। एम आई राइट? हाँ ठीक। स्टेटमेंट है जब एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट पोलराइज्ड शीट पर पड़ती है तो इसके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो ये एनसीईआरटी में बाकायदा एक लाइन में जहाँ पोलराइड है वहाँ लिखा हुआ होगा, पॉलीमॉलिक्यूल में जैसे ऐसे ऐसे लाइट पड़ती है तो ये वाला पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है और ये वाला पोर्शन, जैसे पोलराइड शीट के मॉलिक्यूल ऐसे एलोंगेटेड हैं तो लाइट का ये वाला कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है और ये वाला पास होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पैरेलल टू द लाइन, ये सही है। ट्रांसमिटेड लाइट बिकम्स लीनियरली पोलराइज, हाँ लाइट पोलराइज हो जाती है, सही है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी लाइन इज कॉल्ड पास एक्सिस, हाँ क्योंकि इसी से लाइट रे पास होती है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बिकम 0, नहीं कम हो जाती है। आप जानते हैं कि अगर अनपोलराइज्ड है तो I0/2 हो जाएगी, अगर पोलराइज्ड है तो I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाती है, मेलस लॉ। ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से ही बनाया गया था और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। जैसे लाइट रे ऐसे जा रही थी, ये 2h डिस्टेंस है, थ्री एच पूरी लेंथ है, ये h है और एक h आप और बना लीजिए। तो यहाँ से जैसे ये आ रही थी तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री था और जब यहाँ तक पानी भर दिया जाएगा तो ये R बन जाएगा और यहाँ पे ये देखने लगता है। तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए इस ट्रायंगल को पूरा करते हैं। देखिए साइन R ये है, तो साइन R कैसे निकालेंगे, देखिए म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R, और यहाँ से साइन R अगर निकालें ये, तो ये डिस्टेंस बेटा h है, ये 2h है और ये √h² प्लस 2h का होल स्क्वायर है। तो म्यू बराबर साइन 45 यानी 1/√2 और साइन R इज h अपॉन √5h²। तो म्यू की वैल्यू √5/√2 आ गई
थोड़ी इसमें ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ लीजिएगा कैसे ग्रीन फोकस में। और ऑप्टिकल फाइबर का एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा, बोथ ए एंड बी सही हैं। ये जो रे ऑप्टिक्स में बाद में माइक्रोस्कोप वगैरह दिए थे, वहाँ की लाइन से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो ठीक है बेटा, तबीयत ख़राब होने के बावजूद हमने एक्सप्लेन किया, तो थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो माफ़ करना। तो फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में।